नमस्कार, मैं पारस राठौड़। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव आपका न्यूज का। इसी वक्त हम गुजरात में राजनीति का पारा और गर्मी का पारा दोनों सहम हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी ही राजनीति बढ़ चुकी है। बात करते हैं हार्दिक पटेल को लेकर। हार्दिक पटेल ने कल ही कांग्रेस को इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमने हार्दिक को बहुत कुछ दिया, लेकिन आखिर में वो नहीं हुए। हमारे कहानी ऐसी हो गई। हार्दिक ने कहा कि मेरे को कार्य करना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे कार्य करने से रोका। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जितनी बार यहाँ के जो नेता है या दिल्ली के नेता है उनके पास मेरी बात को लेकर जाता था, वो लोग अपने ही सेल फोन में मस्त रहते थे, ना ही किसी की फरियाद सुनते थे। इसको लेकर बातचीत आज सुबह रेशमा पटेल ने खबरों को जोर के शुरुआत की। रेशमा पटेल ने कहा कि हार्दिक पटेल जो एक जमाने में, एक समय में, आज से 5 साल पहले हार्दिक पटेल और रेशमा पटेल दोनों साथ थे। आप पाटीदार आंदोलन में साथ में थे। उसी दौरान आपने ये भी आंदोलन छोड़ा था, आपने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के बाद आप भी फिर भी आए, तो आपको बीजेपी का अनुभव है। आप सुबह से मना कर रहे हैं हार्दिक पटेल को, हो सकता है कल से मना कर रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस में रहो तो ठीक है, नहीं तो अगर अपने हिसाब से रहो। लेकिन अगर पॉलिटिकली कैरियर है तो बीजेपी को लेकर गुजरात में और कोई पक्ष नहीं। लेकिन आपका वहां का अनुभव है। रेशमा पटेल सुबह से कह रहे हैं कि अगर हार्दिक ने बीजेपी ज्वाइन करनी है या कर ली है तो ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे रेशमा? देखिए, हमें तो बहुत दुख होता है ये सब खबरें सुन के कि इतना बड़ा पद दिया कांग्रेस ने, इतना मान सम्मान दिया, इतना कार्य करने की एक अपॉर्चुनिटी दी, फिर भी हार्दिक भाई ने उस कांग्रेस को भला बुरा करके छोड़ दिया। तो हम तो वही बोलेंगे कि आपने छोड़ दिया है, ठीक है, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन सामने जिस पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, आप जिस पार्टी के मुद्दों की वाहवाही कर रहे हैं, उस पार्टी का तो हमें भी अनुभव है और पूरे गुजरात और पूरे देश की जनता को अनुभव है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप मेहरबानी करके कमलम की तरफ मत देखना। देखा है हमने, उसके लेटर को पढ़ा है हमने, एक शब्द को समझा है। जो उसने सीए से लेके 370 की कलम को लेके जो भी बयानबाजी उसमें लेटर में लिखा है, वो पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से आई हुई है, स्पष्ट है, उसमें कोई मना नहीं कर पाएगा। जो भी उसको समझेगा, सोचेगा और जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से जानेगा वो समझ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कड़वे अनुभव हमें भी है। हमें भी बोला गया था कि समाज की जो मांगे है वो हम पूरी करेंगे, लेकिन आज की डेट में और आज के टाइम में भी समाज की वो मांगे अधूरी है। तो कैसे वो प्रशंसा कर सकते हैं? इतना होने के बाद भी हार्दिक भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट है और कांग्रेस को भला बुरा कर रहे हैं, तो हमसे नहीं देखा जा रहा, इसलिए हम उसको हार्दिक सलाह दे रहे थे। हार्दिक पटेल ने तो यही कहा कि पिछले जब प्रधानमंत्री का दौरा था, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक रोड शो किया था, उसी दौरान हार्दिक पटेल ने यह भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के कार्यशैली से प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कार्य पर प्रधानमंत्री के अच्छे लग रहे हैं। ये तो उन्होंने 1 महीने पहले ही ये बात कह दी थी। भले ही आज के आप कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री की बात से प्रभावित हैं, लेकिन यही बात हार्दिक पटेल ने 1 महीने पहले कर दी थी कि जो प्रधानमंत्री जो कुछ कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक बात ये भी कह दी थी कि हाँ, कांग्रेस में अगर मैं रहना चाहता हूँ, कार्य कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के बीजेपी और यहाँ का जो कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो उनको कार्य नहीं करने दे रहा है। ऐसा आपके हिसाब से किस तरह का? देखिए, वो सब बहाने हैं खुद का निर्णय को सार्थक बनाने के लिए और जनता को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे को तो ये नाच ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बातें कर रहे। मतलब कहने का मतलब खुद ही लीडर थे, खुद को लीडर बनाया था कांग्रेस ने, बिठाया था। कैसे बोल सकते हैं कि मुझे लीडर मना कर रहे? ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ वाहियात है, कोई बेस नहीं है। सिर्फ उसको जो भी लालच मिली होगी, जो भी डर दिया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, उस बेस पे वो कुछ समय में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, वो चले जाएंगे बीजेपी में। इसीलिए उसके पूर्व तैयारी के भागरूप वो प्रशंसा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे, उसके नेताओं की प्रशंसा कर रहे। आज तक उसी नेता गण को वो गालियां दे रहे थे, उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्य पे उंगली उठा रहे थे। जब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, एक कह के समाज की मांगे पूरी करने का वचन दिया, तब भी हमारी बात को लेके उसने आक्रामकता से विरोध किया था। तो आज मुझे उसका जवाब चाहिए हार्दिक भाई से कि आप किस मुंह से बोल रहे हो। आप पहले वो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांगे पूरी की,
समाज की सिर्फ 2 मांगे थी, वो भी पूरी नहीं की, तो कैसे वो प्रशंसा कर सकते? आप भले ही राष्ट्रीय नेता बन गए हो या गुजरात के नेता बन गए हो, लेकिन आपका जो मूल है आंदोलन की मांगे अभी बाकी है, तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हो? तो कहने का मतलब कि कांग्रेस को नीचा दिखा के भारतीय जनता पार्टी का फायदा कैसे करवाए, कांग्रेस की बुराई करके इलेक्शन जैसे माथे पे खड़ा है, तो इलेक्शन के बेस पे कैसे कांग्रेस को नुकसान किया जाए, वही भाषा हार्दिक भाई बोले थे। हार्दिक ये बोल रहे थे, रेशमा बहन हार्दिक ये बोल रहे थे कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, तो जो मेरे पे जो केस है वो विड्रॉ नहीं हो सकते। अगर केस अगर विड्रॉ नहीं होंगे तो हार्दिक पटेल विधानसभा का आने वाला 22 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सीधी सीधी बात है। क्योंकि यही 2017 में भी हुआ था जब लड़ना था, लेकिन उनपे केस थे, वो आप बेहतर भी जानते हैं कि केस था, तो हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाया था। फिर वही बात हो रही है कि अगर बीजेपी में जाकर अगर तमाम केस हार्दिक पर विड्रॉ नहीं होते हैं, तो फिर से भी हार्दिक गुजरात विधानसभा असेंबली के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये तो ये बात हुई। दूसरी बात मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि हार्दिक पटेल और आप एक जमाना में पाटीदार आंदोलन लेकर निकले थे, जमीन से जुड़े हैं, और आपने तमाम गुजरात के जो 1800 गांव हैं उनका दौरा किया था, गांव से पाटीदार समुदाय आपके साथ जुड़ा था। लेकिन एक नेता जब जुड़ता है तो बहुत लोगों को एक आशा होती है कि आज कोई जुड़ा है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ नए सपने होंगे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि पत्ता हरा होता है फिर बाद में पीला पड़ के गिर जाता है। तो वही स्थिति हुई है आज की गुजरात की जनता के लिए। अगर किसी को बड़ा करती है तो बड़ा होने के बाद बीजेपी अपने पाले में गिरा देती है। आज वही 3 टुकड़ी है, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल। समथिंग 2 टुकड़ी के 2 लोग, जो अल्पेश ठाकुर पहले से मौजूद है, हार्दिक पटेल जैसे कि आप कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो बीच में रह जाएंगे जिग्नेश मेवानी। तो अगर ये तीनों टुकड़ी फिर से, ये मेरा आपको सवाल रहेगा कि तीनों टुकड़ी अगर बीजेपी को मिल जाती है तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 तो गए, लेकिन जिग्नेश भाई के बारे में मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कभी उस विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेगी जो विचारधारा देश के विरोध में हो, इसलिए वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगी। वो तो मैं दावे के साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ सबके साथ मैंने काम किया है, तो मैं अच्छे से जानती हूँ उसकी विचारधारा को। बात रहती है हार्दिक भाई की, तो हार्दिक भाई को भारतीय जनता पार्टी गालियां दे रही थी, वही बोल रहे थे कि जातिवादी लोग हैं, जातिवाद का सहारा ले रहे और गुजरात की शांति को हण रहे। तो आज वही उसके नेता उसको गले मिला रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, बोलने के लिए और दिखाने के लिए कुछ अलग बातें होती है, अंदरूनी राजनीति को समझना पड़ता है उसकी एक्शन पर से। तो हम जो एक्शन और रिएक्शन देख रहे हैं उससे साबित होता है कि आज हार्दिक भाई निर्णय करके बैठे हैं कि कांग्रेस को नुकसान करके कैसे भारतीय जनता पार्टी का पल्ला ऊपर लाना है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसने मार्केटिंग करके सिर्फ अपनी इमेज को बनाए रखा है। जनता में, मूल जनता जो है, जो वोटर्स है, उसमें बहुत रोष भरा हुआ, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते देखते खुद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो चुकी है और हो रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि ठीक है थोड़े दिन चर्चा रहेगी, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को दुख रहेगा कि भाई इतने विश्वास किया, हमें तो इतनी जगह भी नहीं मिल रही थी, इसको मिली, तो वो दुख रहता है लोगों को, कार्यकर्ताओं को रहता है कि इसको पचाना नहीं है, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ सफलता। हार्दिक पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुझे कार्य करने नहीं दिया जा रहा था। क्या रेशमा पटेल ये बता सकती है कि अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस के लिए फायदा कारक कोई कार्य कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी क्यों उनको रोका जा रहा है? देखिए, तो बहाने आप कौन से कार्य की बात करें? वही 2017 में अपने साथियों की टिकट जो आपको दिया गया था, अपने साथियों को देने के लिए बेच दिया, वो कार्य नहीं करने दे रही कांग्रेस आपको। क्या नहीं करने देगी ना, कोई पार्टी क्यों चाहेगी कि खुद के टिकटों को बेचा जा रहा है? तो 2017 में वो कार्य किया, अभी कांग्रेस पे दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि 2022 में भी मुझे फ्री हैंड दो ताकि वो दूसरी 20-25 टिकटों को बेच के अपना घर भर सके। तो ऐसा कार्य करने के लिए तो कभी ही कांग्रेस हाँ नहीं कहेगी। कांग्रेस लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छे कार्य करने के लिए हाँ कहेगी ना। तो हार्दिक भाई वो तो कर ही रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, कांग्रेस के लिए सभाएं कर रहे थे, तो कहाँ मना किया था? किसने मना किया था? किसने उसको हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतारा था? कभी मैंने तो ऐसा नहीं देखा। बहुत अच्छे से मान सम्मान मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि हार्दिक भाई सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करके कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे। 2017 में उन्होंने अपने साथी मित्रों की टिकटों को बेच दिया था, आज 2022 में उसने खुद के ईमान को बेच दिया। लास्ट में नहीं सवाल है रेशमा पटेल की, अगर
कांग्रेस को अलविदा कह दिया है हार्दिक पटेल ने। हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी हार्दिक पटेल जाने की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ दिन बातें बनेगी, कार्यकर्ताओं का मोरल थोड़ा सा डाउन रहेगा कि भाई इतना अच्छा पद देने के बाद भी दुख होता है ना। घर का कोई सदस्य अगर अग्रेसिव हमारे सामने बोलता है तो दुख होता है, तो कांग्रेस दुखी रहेगी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी विचारधारा से मिलते हैं, तो उसको फायदा जरूर होता है। लेकिन बुरी विचारधारा के साथ, अपने बुरे मंसूबे के साथ कोई निकलता है तो किसी पक्ष को नुकसान नहीं होता। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ थोड़े दिन न्यूज बनेगी, बातें बनेगी। मैंने ये भी कहा कि मेरे संपर्क में 7 से 8 विधायक हैं। हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी बोलती रहती है कि सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है। आप सूत्रों के हिसाब से चलाते हो, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कुछ लोग हमारे संपर्क में है, और दूसरी पार्टियां बोली थी कुछ लोग हमारे संपर्क। तो ये तो सिर्फ न्यूज बनाने की बातें है, कोई किसी के संपर्क में नहीं होता। जिसको जाना है वो गए। हार्दिक पटेल लिस्ट भी दिखाया था, ठीक है, लिस्ट दिखाया तो लेके चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग आए कि दूसरी लीडरशिप को मौका मिलेगा, जिसको जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो समवैचारिक पार्टियां हैं, एक साथ यूपीए घटक में काम करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो खराब और मंसूबे हैं, जो जनता के अहित कार्य करते हैं, जो धर्मवाद और देश तोड़ने की बात करते हैं, जो प्रांतवाद की राजनीति करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, उसके सामने हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दुख इस बात का है कि अगर पक्ष पलटा किया ही है तो ठीक है, कर दो। विचारों को क्यों पलट रहे हो? आप किस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हो? जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रही है कि कैसे धर्म को भड़काया जाए, वैसा लेटर लिखते हैं हार्दिक भाई, जिसमें धर्मवाद को उस्काया जा रहा है, जिसमें जातिवाद को, जिसमें प्रांतवाद को उस्काया जा रहा है। ऐसे लेटरों को लिखने की उसकी विचारधारा उसने आज दिखा दी कि मेरी मूल विचारधारा यही है कि जो मैं अपने देश क्या हित का नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ अपने पार्टी का हित के बारे में सोचूंगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो विचारधारा दबी हुई थी, जो देश के हित में नहीं थी, जनता के हित में नहीं थी, वो उसने आज जनता के सामने लेटर लिख के रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रेशमा पटेल हमारे सामने, जो हार्दिक के साथ में जब पटेल आंदोलन में साथ हुए तभी से रेशमा पटेल और हार्दिक पटेल साथ में थे। लेकिन फिर से पहले जब आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद रेशमा पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की थी, फिर बीजेपी से ताल्लुक अच्छे नहीं होने के कारण रेशमा फिर से एनसीपी ज्वाइन कर दी। और उसके बाद अभी रेशमा पटेल एक हार्दिक पटेल को जिस घर में मत जाइयो वो घर का ताला बुरा है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वही घर में रेशमा पटेल एक बार जाके आ चुके हैं, तो कह रहे हैं कि भाई वो घर में मत जाइए, वो घर का ताला बुरा है। तो यही थी बात, और मैं फिर से आपको शाम को एक और बड़े नेता से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका न्यूज। नमस्कार।